हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। भैया वीडियो एडिट करने में तो बैंड बजी जा रही है। मतलब ये वीडियो मैं कल से एडिट कर रहा हूँ। कल रात में मैंने मतलब 3-4 घंटे इसको एडिट किया है बैठ के, एंड लिटरली सिर्फ 3 मिनट तक ही एडिट में कर पाया था। ठीक है, और इसके बाद आज भी मैं सुबह से एडिट इसको कर रहा हूँ। यहाँ से 3 मिनट से लेकर कहाँ तक एडिट कर पाया हूँ मैं, लगभग लगभग आप लोगों का यहाँ पर 5 मिनट तक मैंने यहाँ पर एडिट किया है। इतनी आराम-आराम से मैं मतलब एडिट कर रहा हूँ बैठ के, और इतना टाइम मुझे लग रहा है। और 10 मिनट की ये वीडियो है, मतलब कि अभी भी यहाँ पर लगभग आधी वीडियो बची है एडिट करने के लिए। एनीवेज़ फटाफट यहाँ पर एडिट करता हूँ मैं। नीचे ये सब देखो, ये सब ट्रैक्स गाने-वाने हैं और ये सब चीज़ें आराम से एडिट कर रहा हूँ मैं। एनीवेज़ इसके बाद मुझे आज वो भी अभी एडिट करना है यहाँ पर कल के लिए शॉर्ट, क्योंकि मैं रोज़ एक शॉर्ट डालता हूँ ना एडिट करके, तो ये भी मुझे खुद से करना पड़ता है। ओह! एनीवेज़ कल आप लोगों ने यहाँ पर इतने सारे कमेंट्स करे, उसके लिए थैंक यू अ लॉट। एंड आप लोग के यहाँ पर जितने भी डाउट्स थे कमेंट सेक्शंस में, जो यहाँ पर मुझसे स्टॉक्स वगैरह पूछना चाह रहे थे, वो सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। कुछ मैंने ग्रो पे ओपन करे हैं जिनके बारे में नॉलेज है मुझे, अपने मन से मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, वो मैं आप लोग को यहाँ से बता दूँगा। एंड जिनके बारे में चीज़ें देखनी होंगी, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनर पे मैंने ओपन कर दिए हैं। वो मैं आप लोग को यहाँ पर स्क्रीनर से गाइड कर दूँगा। एनीवेज़ आज फ़िलहाल यहाँ पर जो मार्केट थी वो काफ़ी हरी थी, बल्कि देख के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने कल आप लोगों से एक बात भी कही थी कि अगर एफआईआईज़ अपना माल बेच रहे हैं और उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर अकेली डीआईआईज़ खाली माल परचेज़ कर रही है, रिटेलर का कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर रिटेलर थोड़ी बहुत बाइंग भी यहाँ पर डेली कर ले, मतलब जितना एफआईआईज़ बेच रही है उतना डीआईआईज़ बाय कर रहे हैं, ठीक है? ये तो नेट इक्वल हो गया। थोड़ा-सा भी अगर रिटेलर बाय कर ले तो मार्केट हरी होगी। इसका एग्ज़ाम्पल आज देखने को मिल गया, बताता हूँ कैसे। आज का जो डेटा था मार्केट का, एफआईआईज़ ने लगभग 2800 2900 करोड़ का माल यहाँ पर बेचा। डीआईआईज़ ने आज 3300 करोड़ का माल परचेज़ कर लिया, थोड़ा-सा ज़्यादा परचेज़ कर लिया। आप देख रहे हो, लगभग 200-400 करोड़ भी अगर एक्स्ट्रा परचेज़िंग हो जाती है मार्केट में, डेली मतलब एक दिन, आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मार्केट कितनी ग्रीन हो गई। 250 पॉइंट निफ्टी अप हो गया, 800 पॉइंट सेंसेक्स अप हो गया, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी अप हो गया, लगभग 300-400 पॉइंट मिड कैप ऊपर हो गए, बल्कि दिन में तो ये और भी ऊपर रहे होंगे। यही बात मैंने अपने कल वीडियो में भी कही थी कि डीआईआईस परचेज कर रहे हैं, एफआईआईस बेच रहा है, और मार्केट को लाल करने के पीछे हम रिटेलर भी हैं, क्योंकि रिटेलर भी पैनिक में माल बेचे पड़ा है। हाँ, मेरा लखनऊ में म्यूचुअल फंड का काम है। मेरे पास भी बहुत लोगों के, मतलब मेरे फादर के पास भी कॉल आ रहा है कि मेरा पैसा एमएफ से निकाल लो, अभी मार्केट गिर रही है, ये है, वो है। अरे एक्स्ट्रा पैसा डालो और पैसा लगाओ, एवरेज करो, घर बेच के पैसा लगा दो। मुझे पता है, मैं एक बात लिख के दे रहा हूँ, जो आदमी इस समय पैसा लगा रहा है 2024 से, जब से मार्केट गिर रही है, और अभी 2025 के स्टार्टिंग में जो पैसा लगा रहा है, 2 साल बाद ये लोग राजा बन जाएंगे। ये सब 100% ऊपर बैठे होंगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स इस समय 50% तक क्रैश हो गए हैं। और यही जब रिकवर होगा, मैं ऊपर जाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली रिकवरी की बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब मार्केट में रिकवर हो जाएँगी ना, तो जिस बंदे ने ₹100 का स्टॉक 50 में परचेज़ कर लिया है, वापस जब 100 पे जाएगा, वो तो तभी 100% प्रॉफिट में आ जाएगा। और उसके ऊपर जब जाएगा, तब आप प्रॉफिट में, मतलब तब हम लोग थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में आना स्टार्ट होंगे। अब किसी ने वो 70 में परचेज़ किया है, किसी ने वो 80 में परचेज़ किया होगा, तो अकॉर्डिंगली वो सब पैसा यहाँ पे प्रॉफिट में आता जाएगा। लेकिन जो पैसा आज लगा रहा है, वो तो भैया 2 साल में राजा बन के यहाँ पर बैठेगा। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मतलब कि पैसा मैंने भी ज़्यादा नहीं लगाया, थोड़ा बहुत जो मिला, जो सेविंग्स थी मेरे पास, वो मैंने यहाँ पर एडिशनल बाय किया उन सब चीज़ों से यहाँ पर, ठीक है। एनीवेज़ आज मैं यहाँ पर स्टॉक्स डिस्कशन करने वाला हूँ। आप लोगों के कल आपने जो कमेंट्स करे थे, एंड 2-4 स्टॉक्स यहाँ पर और भी हैं, कल वाले मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो फालतू में डेली क्या रिपीट करूँ। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो मोस्ट बॉट स्टॉक्स हैं यहाँ पर इन ग्रो पे आप लोग के, वो इसमें का एक तो आप लोग का आता है कॉर्पोरेट का, लगभग 8% यहाँ पर ये ऊपर अप है आज। कंपनी बढ़िया है, लेकिन हल्का-सा मिड कैप की कंपनी है, इसको अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न क्या है अवॉइड करने का, कि प्रॉफिट अगर अर्निंग वाइज़ आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो हल्की-फुल्की आजकल स्टैग्नेंट हो गई है, उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। तो अभी थोड़ा-सा इसको अवॉइड करो। मुझे पता है मार्केट गिरी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसको देखोगे, तो ये ज़्यादा नहीं गिरा था।
खाली 10% 20% के आसपास ही फॉल आया था। और रादर दैन वी कैन से कि इस समय मार्केट में कितने सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 50% 40% तक यहाँ पर गिर चुके हैं। तो उन पे फोकस करो, उनको बाय करने का ट्राई करो। अगर कोई स्टॉक यहाँ पर कम गिरा था तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं गिरा था, लेकिन अभी उस पर ना बाय करो। ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो इस समय चीजें यहाँ पर मिल रही है उनको बाय करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो स्टॉक आता है वो यहाँ पर आता है आप लोगों का नारायणा, ये नारायणा का स्टॉक आता है। अगेन यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 3 महीने में जब से मार्केट यहाँ पे गिर रही है, कुछ ज्यादा ये स्टॉक आप लोग का नहीं गिरा है, बल्कि 25% के आसपास इसने पॉजिटिव रिटर्न बना के ही दिए हैं पिछले 3 महीने में भी। अगेन कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं है, मिड कैप की यहाँ पर कंपनी है, बट जैसा कि मैंने बोला मार्केट में अच्छी चीजें अवेलेबल है तो उनको बाय करने का ट्राई करो। ये सब स्टॉक्स गिरे नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईआईस का पैसा अभी भी लगा हुआ है और रीटेलर्स भी लगभग 18-20% के आसपास है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो ग्रो पे टॉप पे आ रहा है, इसलिए ये देख के इसको बाय मत करना गलती से भी। इसके बाद यहाँ पर आता है बीएससी का। बीएससी का तो मुझे सुबह समझ ही में नहीं आया। कल इनका स्टेटमेंट आया था कि जो एक्सपायरी होती है यहाँ पर वो इन्होंने उसकी डेट यहाँ पर चेंज करी है, शायद से वो थर्सडे वाली इन्होंने मंडे को कर दिया, कुछ वो वेडनेसडे थर्सडे कर दी है कुछ। तो सिर्फ एक्सपायरी चेंज करने से पीछे मुझे नहीं पता क्यों ये स्टॉक यहाँ पर सुबह इतना गिर पड़ा था। अरे जो एक्सपायरी यहाँ पर अभी किसी एक दिन होती थी वो अब किसी अगले दिन होगी, तो अननेसेसरली यहाँ पर सुबह स्टॉक आप लोग का लगभग 10% के आसपास डाउन ओपन हुआ था। अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इतनी फालतू से यहाँ पर न्यूज पे स्टॉक गिर गया था, कोई सेंस नहीं था गिरने का। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेरी एक अपनी दुकान है, मैं वो संडे को बंद करता था, अब मैं वो थर्सडे को बंद करूंगा, तो हाउ डज इट इफेक्ट एनीवन? मतलब संडे की जगह वो थर्सडे बंद होगी, थर्सडे की जगह वो फ्राइडे बंद होगी, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली वो एक दिन तो बंद होनी ही होनी है। फालतू एग्जांपल है लेकिन आप लोग को समझ में तो यहाँ पर आ ही रहा होगा कि एक्सपायरी डेट चेंज करने से स्टॉक इतना नहीं गिरना चाहिए था। वही हुआ, इमीडिएट यहाँ पर आप लोग का रिकवर हो गया लगभग 7-8% के आसपास, बट 3% अभी भी ये लाइक आज के दिन अपना नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है, बट कुछ नहीं कर सकते। बीएससी अगेन गोल्डन स्टॉक है, लगभग 60,000 करोड़ की ये कंपनी आप लोग की बन चुकी है जब से यहाँ पर आप लोग का निफ्टी में ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेडिंग यहाँ पर बंद हुई तब से, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए अब आप लोग के पास खाली निफ्टी है और सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी वगैरह सारी इंडेक्सेस यहाँ पर अब खाली मंथली एक्सपायरी पे चलती है, वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट का स्टॉक है, इसको रख सकते हैं। इसको मैंने कल कवर नहीं किया था, भूल गया था, वरना के फिनटेक, एंजल वन, कैम, सीडीएसएल वगैरह ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ज्यादा वैल्यू फॉर मनी क्या है एक्चुअली, उनके साथ पता है इशू क्या है, मतलब एक पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव कह सकते हो या रिस्क फैक्टर कह सकते हो। ये कंपनी आप लोग की यहाँ पर 60,000 करोड़ की है, मतलब एक मिड टू लार्ज कैप की कंपनी है, तो अगेन सेफ्टी वाइज भी इसको आप लोग वैसे देख सकते हो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एंजल वन की, कैम्स की, सीडीएसएल की, या कोई भी एक छोटी कंपनी की, तो वो सारी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ 17,000 करोड़ के आसपास का है। तो अगेन उनमें अपसाइड का जो पोटेंशियल है वो इससे काफी ज्यादा है, और हिंस रिस्क फैक्टर भी आप लोग का उसमें ज्यादा है। वरना वो सब बहुत वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वो सब ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्रैश हो चुकी हैं, तो वो फार मोर वैल्यू फॉर स्टॉक्स है इसके सामने, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आईएफएल की बात करूं मैं, तो अगेन कैपिटल मार्केट का स्टॉक है। कैपिटल मार्केट को कई सारे स्टॉक्स आप लोग को मिल जाएंगे, मोतीलाल का आप लोग को मिल जाएगा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट आप लोग को मिल जाएगा। अगेन डायरेक्ट लिस्टेड है कि नहीं है, कौन सा एक आईसीआईसीआई का है, ये रहा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर कैपिटल मार्केट पे तो आप लोग को यहाँ पर कई स्टॉक्स मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा एक और जो मुझे पसंद है, जो मैंने थोड़ा सा कम डिस्कस किया है अपने चैनल के ऊपर, वो था यहाँ पर शेयर इंडिया का। ये भी आप लोग को मिल जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। बल्कि अगर मैं उसको बताऊं भी आप लोग को, तो अगर इसका रिटर्न देखोगे तो लगभग 21 रुपए से भागता भागता ये लगभग 400 रुपए का हो गया था। 2024 की स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। जिसने इसमें पैसा लगाया था 5 साल में उसे तकरीबन 1000% का रिटर्न बना के दिया है स्टॉक ने, तो अगेन बहुत बढ़िया स्टॉक है ये भी। आईएफएल की बात करूं, अगेन नथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक, बट या मार्केट ग्रीन थी, तो जिस चक्कर में ये भी आप लोग को ग्रीन मिला। प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो पोर्टफोलियो में रखना चाहो रख सकते हो। मार्केट कैप भी इसका लगभग 12,000 करोड़ का ही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जिस कैटेगरी में मैंने यहाँ पर अभी कैम्स, सीडीएसएल और के फिनटेक वगैरह को रखा हुआ है, सेम कैटेगरी में मैं यहाँ पर आईएफएल को भी रखता हूँ। सीडीएसएल हल्का सा सेफ और हो जाता है आप लोग को, क्योंकि उसका जो मार्केट कैप है वो लगभग कितना है, 30,000 करोड़ के आसपास का, इफ आई एम राइट। उसका जो मार्केट कैप है, हाँ 30 का था, वो 22 का हो गया है। तो लगभग सब सेम कैटेगरी के ही आप लोग इसके आसपास कह सकते हो। वोडाफोन आइडिया, यहाँ मैं भैया चुप रहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इतना बता दूं, सरकार इसको बंद नहीं होने देगी, तो ये अपनी उसी रेंज में 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए तक ट्रेड करता रहेगा। इसका एफपीओ आया था
मैंने पैसा लगाया था, मुझे ये 11 रुपए का अलॉट हुआ था और मैंने इसको 17-18 रुपए में बेच दिया था, ठीक है? उसके बाद तो भैया इसने क्या ही रिवर्सल लिया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एंड सेम गोज़ फॉर अडानी ऑल्सो, क्योंकि अडानी में मुझसे कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि अडानी है मेरे पास, मैं क्या करूँ? अडानी से भी मैं थोड़ा-सा दूर रहना चाहता हूँ अपने आप को, क्योंकि अडानी वगैरह पे भी मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। अ, अगर आप लोग को पता होगा कि अभी यहाँ पर जो सेबी की जो वो थी चीफ, उन जब उनको चेंज किया गया है यहाँ पर, तो उनको चेंज करने के बाद यहाँ पर जो दूसरे बने हैं, ये इनको चेंज किया गया था और इनके ऊपर अब कितने सारे यहाँ पर केस हो गए हैं। अडानी का जो यहाँ पर केस चल रहा था, वो अब इनके ऊपर भी लग चुका है और इनके ऊपर भी एफआईआर वगैरह फाइल हो चुकी है और इनको कोर्ट कचहरी के अब चक्कर यहाँ पर काटने पड़ेंगे। तो कितना सच है, कितना झूठ है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अडानी एक हाईली मैनिपुलेटिव स्टॉक तो है, उसमें तो कोई मुझे डाउट ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बिना अर्निंग के, बिना प्रॉफिट्स की कंपनी मतलब प्रॉफिट इतना कर रही है, शेयर ट्रेड यहाँ पर कर रहा है, हाथ नहीं दिख रहा है ना मेरा, ऐसी शेयर यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता है उस बात का, और सेबी उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले रही थी, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो अडानी वगैरह से तो मैं दूर रहना ही चाहता हूँ। इसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पर महस्टॉक के बारे में, लगभग आज 3-4% के आसपास पॉजिटिव था, लेकिन बजट में शिपमेंट जितने भी आप लोग के वॉर के स्टॉक्स थे, मतलब कि शिप बिल्डर हो गया या डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे आप लोग के, उनके ऊपर कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं थी। एंड सेम गोज़ फॉर आप लोग का रिन्यूएबल ऑल्सो, क्योंकि रिन्यूएबल भी मुझसे कुछ लोग यहाँ पर इरेदा वगैरह पूछ रहे थे, तो इरेदा वगैरह के लिए भी कुछ खास मेरे पास यहाँ पर न्यूज़ है नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, गवर्नमेंट ने इस बार बजट में कोई भी रिन्यूएबल के ऊपर या डिफेंस सेक्टर के ऊपर स्पीच एक देनी होती, खाली वो शब्द यूज़ करने होते हैं, वो शब्द भी कहीं यूज़ नहीं करे थे। तो जैसे चल रहा है फिलहाल तो यहाँ पर चलता रहेगा। अब आगे देखते हैं, बजट में अगर कभी कुछ अनाउंसमेंट होता है तो बात अलग गई, वरना एज़ ऑफ नाउ डिफेंस सेक्टर साइडवेज़ ही रहेगा। वैल्यू फॉर मनी कोई स्टॉक मिलता है तो मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पर मैफस्टॉक की भी बात करूँ, तो हल्का-सा हायर साइड में ही था। नीचे से कहीं बाय करके बैठे हो सब लोग तो बात अलग गई, वरना एट दिस पॉइंट भी कुछ खास नहीं है। देख रहे हो आप, यहाँ पे भी तो नहीं है, मानता हूँ मैं ये वाली बात, बट अगेन यहाँ पे भी नहीं है। बीच में मिल रहा है तो अगेन अवॉइड करो। लाइक बीच वाली ट्रेन में मत चढ़ो। किसी ने अगर नीचे से बाय करके बैठे हुए हो तो बात अलग गई, या ऊपर से बाय करके बैठे हुए लॉस में हो, तो भी मैं कहूँगा कि अपने-अपने जो आप लोग लॉस में हो इस समय, गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ। जो भी लोग यहाँ पर लॉस में हो, सब यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप में शिफ्ट कर जाओ। भयंकर तेज़ी से पैसा रिकवर कर लोगे अपना, भयंकर तेज़ी से, ठीक है? बाकी मर्ज़ी यहाँ पर आप लोग की। हैप्पीएस्ट माइंड अगेन एक वैल्यू फॉर स्टॉक था आप लोग का पहले भी, एंड इसको तो मैंने कई बार पहले भी कवर किया था अपने चैनल के ऊपर, लाइक कई बार मैंने कवर किया था जब ये 700 रुपए के आसपास का मिल रहा था, क्योंकि ये स्टॉक गिरता ही जा रहा था बहुत टाइम से, जब से इसका आईपीओ आया था, और इतना ज्यादा ये गिर रहा है कि अभी जब से मार्केट यहाँ पर गिर रही है, ये स्टॉक आप लोग का गिरा ही नहीं, बल्कि अगर मैं आप लोग को अपने चैनल में यहाँ पर लाऊं भी और कुछ दिखाऊं भी यहाँ पर, अगर मैं आप लोग को, तो मैंने हैप्पीएस्ट माइंड कई बार कवर किया है, 2 महीने पहले भी मैंने कवर कई बार किया हुआ है, यहाँ पे भी कवर मैंने किया होगा, इसमें मैंने कवर किया होगा, आई एम डैम श्योर मैंने कवर किया होगा, मुझे अच्छे से याद है। ये स्टॉक आप लोग का इतनी गिरावट में भी नहीं गिरा। रीज़न क्या था? क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर चुका था कि इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, एंड इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हो। आईटी का स्टॉक है, आईटी एज़ अ सेक्टर नहीं चल रहा है, बट अगेन रख सकते हो, अगर रिटर्न बनाएगा तो ये स्टॉक भी ठीक-ठाक रिटर्न बना के देगा। वोल्ट ट्रांसफॉर्मर मुझसे लोगों ने यहाँ पर पूछा था बाय करने के लिए, और किसी ने इसको यहाँ पर 14,000 पे बाय किया था। यहाँ पर दिक्कत पता है क्या हो गई थी? आप लोगों ने 14,000 पे जो बाय किया हुआ था, दिक्कत ये थी कि आपने यहाँ पर उसको ऑल टाइम हाई पे बाय किया था, जब ये कंपनी की जो अर्निंग थी, वो भी मैक्सिमम पे थी। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी स्टॉक गलत वैल्यूएशन में बाय करोगे तो उसमें फँसोगे ही, मार्केट गिरी 50% के आसपास से स्टॉक यहाँ पर डाउन हो चुका है, और बल्कि ये स्टॉक अब उतनी तेज़ी से रिकवर भी नहीं देगा, क्योंकि ये अपनी राइट वैल्यूएशन पे अब आया है। वहीं पे बाकी जो स्टॉक्स गिरे हैं वो अंडर वैल्यूएशन में चले गए हैं, ये स्टॉक राइट वैल्यूएशन पे आया है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी है तो अगेन एडवाइस मेरी रहेगी कि यहाँ से एग्जिट लो, और जो स्टॉक्स यहाँ पर ज़्यादा गिरे हैं उनमें पैसा लगाओ, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड नहीं है, राइटली वैल्यूड है। राइटली वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में फ़र्क होता है। ठीक है? आई होप ये बात मेरी समझ पा रहे होगे। एशियन पेंट नो डाउट मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक ही एडवाइस दूँगा छोटी-सी, कि एशियन पेंट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। अब पर्सनली लार्ज कैप में मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता हूँ, जो लोग पुराने हैं पता होगा। इससे बेटर है इंडिगो पेंट्स ले लो,
दोनों चलेंगे, साथ में चलेंगे, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये है 4000 करोड़ की कंपनी और एशियन पेंट है 2 लाख करोड़ की कंपनी। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वरना इंडिगो पेंट्स भी देखोगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो अब तो भैया इसका जो पीई है वो लगभग 34 रुपीज़ के आस-पास आ चुका है। बल्कि मुझसे कुछ लोग यहाँ पर कमेंट भी कर भी रहे थे कि पीई वगैरह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? वरना नो डाउट मुझे एशियन पेंट्स से मैं बार-बार कह रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो लार्ज कैप कंपनी है। मैं इससे ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ से ये 4 लाख करोड़ की बन जाए। क्योंकि जब ये 2 लाख करोड़ की है, 4 लाख करोड़ की बनेगी तो मेरा पैसा दुगना होगा। तो आई कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दिस कंपनी। बट हाँ, मैं यहाँ पर अगर ये 5,000 करोड़ की कंपनी है, 4,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये एक बार के लिए 10,000 करोड़ की ईज़िली बन सकती है। मुझे इससे इतना तो उम्मीद है। नो डाउट प्रॉफिट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसका जो प्रॉफिट है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ साल वाली, तो इसका था लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का। इंडिगो पेंट्स का इसके सामने तो बहुत कम होगा, लेकिन हर साल इंक्रीज़ कर रहा है। 54, 91, 123, 136, 182, 233 और इस साल 230 तो हो चुका है और अभी भी यहाँ पर 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट आना बचे हैं। तो इंडिगो पेंट्स एक फार बेटर चॉइस रहने वाली है और इंडिगो पेंट्स को मैंने कई बार कवर किया है, अंडर वैल्यूड हो चुका है भयंकर, जिसको पोर्टफोलियो में रख सकते हो। पीएनजी अभी आईपीओ आया था, किस्मत खराब थी, मार्केट वगैरह गिर रही थी, वरना अगेन इनके गोल्ड वगैरह का काम है। गोल्ड वगैरह अभी यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो इसको मत बेचना। कल्याण ज्वेलर्स भी यहाँ पर काफ़ी गिर गया है, तो कल्याण के चक्कर में ये भी गिरा हुआ है एक हद तक, मैं किसी कह सकता हूँ आप लोगों से। कल्याण हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई सा भी अगर आप लोग के पोर्टफोलियो में है, तो उसको होल्ड करके बैठो, क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है, बार-बार कह रहा हूँ। जब ये रिबाउंड जल्दी हो जाएँगे, क्योंकि गोल्ड इनके बैलेंस शीट में चढ़ा हुआ होता है और गोल्ड की वैल्यूएशन यहाँ पर है। सेल्स अगला गोल्ड की अभी बढ़ेगी और चाहे अगर गोल्ड की सेल्स ना भी बढ़े, तो भी इनकी जो बैलेंस शीट है वो अपने आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती जाएँगी। तो इन दोनों में से किसी को भी मत बेचना और भले ही कल्याण अगर आपने ऊपर भी परचेज़ कर दिया है, तो भी मत बेचना, ठीक है? कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वरना पीएनजे तो अगेन 7,000 करोड़ की कंपनी है, क्या ही ज़्यादा बोलूँ मैं यहाँ पर। अनंतराज, अब काफ़ी लोग मुझसे यहाँ पर पूछ रहे थे, इनफैक्ट ये स्टॉक काफ़ी भयंकर गिरा भी है यहाँ पर, लगभग 51% के आस-पास गिर चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ भी, मैं इसको चेक भी कर रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठ के, कुछ खराबी नहीं है कंपनी में, इट इज़ जस्ट दैट कि मार्केट गिर रही है तो ये भी गिर गया आप लोग का। अदरवाइज़ इसकी कंपनी की अर्निंग यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिकली तरीके से आप लोग की हर साल इंक्रीज़ कर रही है। पहले थोड़ा-सा अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर रही थी, फिर बीच में थोड़ा-सा यहाँ पर स्लो डाउन आ गया था। लेकिन इधर पिछले 1-2 साल से 76 करोड़, 200 करोड़, 350 करोड़, 450 करोड़, मार्केट के चक्कर में ये स्टॉक आप लोग का डाउन हो गया है, वरना इस स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है। अगर पोर्टफोलियो में है तो प्लीज़ इसको होल्ड करके बैठो और नहीं है तो जैसा कि मैंने बोला, ये सारे वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स आप लोग के बन गए हैं, इसमें को बाय किया जा सकता है। इसके बाद बीएससी मैंने कवर कर लिया। ईएमएस, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, वाटर रिसाइक्लिंग का स्टॉक है, चाहे ये हो चाहे आप लोग का एनवायरो इंफ्रा हो, दोनों में जो चाहो बाय कर सकते हो। ईएमएस अपनी जगह अच्छा है, ईएमएस आप लोग का दूसरी जगह पे काम करता है, दिल्ली साइड में काम करता है और एनवायरो इंफ्रा आप लोग का गुड़गाँव साइड में काम करता है। कोई बुराई नहीं है, दोनों स्टॉक्स हैं, चाहो तो अपना जो पैसा है वो आधा-आधा दोनों में लगा दो। ईएमएस की बात करूँ तो प्रॉफिट है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास का है और बात करूँ मैं अपना एनवायरो इंफ्रा का, तो इसका प्रॉफिट लगभग आप लोग का यहाँ पर अगेन 106-110 करोड़ के आसपास का है। तो 19-20 का अंतर है, कोई बहुत मेजर अंतर नहीं है, दोनों का जो काम है वो भी यहाँ पर सेम है। तो चाहो तो अपना आधा-आधा पैसा दोनों में लगाया जा सकता है और अगर पोर्टफोलियो में था, ऊपर था चाहे नीचे था, सेल मत करना, होल्ड करके बैठो और लगभग ईएमएस गिरा है आप लोग का 23% के आसपास और एनवायरो इंफ्रा भी आप लोग का लगभग उतना ही गिरा होगा, ज़्यादा गिर गया है। एनवायरो इंफ्रा ज़्यादा गिर गया है, तो दोनों में पैसा यहाँ पर अपना आधा-आधा लगा सकते हो। जियो फाइनेंशियल्स, कोई उम्मीद नहीं मुझको मार्केट गिरने के बाद भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ये लोग काम लेके आने वाले हैं। जब तक इनका टाई अप हो भी गया है ब्लैक रॉक के साथ, जब तक अब अगेन 6 महीना, 1 साल अभी भी लगने वाला है म्यूचुअल फंड की इस कंपनी को इंडिया में लेके आने के लिए जियो फाइनेंशियल्स के साथ। तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जितना दूर रह सकते हो रहो। कंपनी का कोई काम नहीं है, तब भी कंपनी 1,30,000 करोड़ की पता है मार्केट कैप बना चुकी है। क्यों बना चुकी है? क्योंकि ये है और अंबानी नाम का ट्रस्ट। कोई काम ही नहीं है कंपनी का अभी यहाँ पर। अभी कंपनी ने काम शुरू भी नहीं किया है, लेकिन 1,30,000 करोड़ की मार्केट कैप पे लेके बैठी हुई है, वैल्यूएशंस लेके बैठी हुई है। ये पूरा की पूरा जो ट्रस्ट है, ये अंबानी के नाम का ट्रस्ट है यहाँ पर। अगेन कोई बुराई नहीं है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट अगेन अगेन कोई मतलब नहीं है, लार्ज कैप की कंपनी है।
अवॉइड करो फिलहाल। अगर पोर्टफोलियो में पहले भी आपने रखी हुई थी, तो इससे एग्ज़िट कर जाओ, दूसरे स्टॉक्स अच्छे-अच्छे हैं, वहाँ पैसा लगाया जा सकता है। अडानी विल्मर कुछ कमेंट मैं नहीं करूँगा। एनसीसी काफ़ी गिर पड़ा, ज़रूरत से ज़्यादा गिर पड़ा आई मस्ट से यहाँ पर, मैंने इसको ओपन भी करके बैठा हुआ था, मैं कहाँ गया ये रहा। वैल्यूएशंस थोड़े-से यहाँ पर कंसर्निंग थे पहले, बट अब थोड़े-से यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक का जो पीई और मैं आपको प्रॉफिट भी आप लोग को दिखाऊँ, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास का था, उसके बाद आप लोग का बढ़ के 1700 करोड़ हो गया और 1900 करोड़ के आसपास का चला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन हल्का-फुल्का सा पोर्टफोलियो में अगर नहीं है, तो अवॉइड करके कोई दूसरा स्टॉक भी आप लोग उसको परचेज़ कर सकते हो। रीज़न पता है यहाँ पर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह यहाँ पर एनसीसी गवर्नमेंट से लेके बनाती है। मुझे इस समय हाईली डाउट है कि इतनी खराब इकोनॉमी में इनको कुछ फर्दर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अदरवाइज़ नो डाउट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, बीच में थोड़ा-सा स्लो हुआ था एंड जिस टाइप से यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट है, उस टाइप से मार्केट कैप तो बिल्कुल नहीं है। 600 करोड़ का अगर प्रॉफिट यहाँ पर कोई कंपनी साल में कर रही है, तो उसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास से लेकर 50,000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। अप्रॉक्स 30,000 35,000 करोड़ के आसपास का तो मिनिमम यहाँ पर होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। मार्केट के चक्कर में कंपनी गिरी है, वरना कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। रिटेलर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्रमोटर थोड़ा कम है और एफआईआईज़ के पास स्टेक थोड़ा-सा यहाँ पर आजकल कम हो गया है। वरना पहले अगर आप देखोगे तो लगभग 3% के आसपास का था, जो कि अब लगभग 18% हो गया है, वही एफआईआईज़ की सेलिंग के चक्कर में यहाँ पर। इंडियन रिन्यूएबल जैसा कि मैंने बोला, गवर्नमेंट ने कुछ बजट में कुछ खास अनाउंस किया नहीं था, इसी चक्कर में स्टॉक यहाँ पर गिरा, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरा। नवंबर से अगर देखोगे तो लगभग 20% के आसपास ही गिरा है, उतना भी नहीं गिरा है लेकिन। ये स्टॉक यहाँ पर ग्रो में बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा था, तो इस चक्कर में बहुत लोगों ने बाय कर दिया बिना किसी चीज़ रिसर्च के। वैल्यूएशंस टोटली रॉन्ग थे, मैंने यहाँ पर चेकआउट भी किया इसको। वैल्यूएशंस उसके टोटली यहाँ पर रॉन्ग थे, आपने स्टॉक यहाँ बाय किया था जो कि बहुत गलत था। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर सही हो गया है, बट अगर आपने ऊपर से बाय करके बैठे हुए थे, तो एग्ज़िट करने में ही भलाई है, कोई मतलब नहीं है। हल्का-सा स्मॉल टू मिड कैप इसको यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। और अगर पोर्टफोलियो में नहीं भी है, ये स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में आप लोग के नहीं भी है, तो इसको मैं कहूँगा भी नहीं बाय करने को। क्योंकि वैल्यूएशंस अब इसके राइट वैल्यूएशन पे आया है, अंडर वैल्यूएशन पे नहीं आया है। और मैं बार-बार कह रहा हूँ, अंडर वैल्यूएशन अलग होता है, राइट वैल्यूएशन अलग होता है। ये राइट वैल्यूएशन पे आया है, अंडर वैल्यूएशन पे नहीं आया है, तो इसको भी अवॉइड करने को मैं कहूँगा आप लोगों से। जमुना ऑटो अगेन वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है, लगभग ₹100 के आसपास से, तो मैं खुद इसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अभी भी गिरते-गिरते ये आप लोग का लगभग ₹74 के आसपास आ चुका है। बाय करना चाहो अब बाय कर सकते हो। रेट कट वगैरह बहुत जल्द यहाँ पर होने वाला है, करेंसी यहाँ पर स्टेबल हो नहीं रही है। रेट कट वगैरह के बाद इसको ज़रूर से कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। वैल्यू फॉर मनी का स्टॉक है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिसर्च की नीड नहीं है। बाकी आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। आईपीओ वगैरह से अगर कोई भी अपडेट यहाँ पर आता है, तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी अगर आप लोग का डाउट हो, नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो एंड कल मैं आप लोग के यहाँ पर जो और स्टॉक्स होंगे, उनको मैं यहाँ पर कवर कर दूँगा।